हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी हम लोग जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक प्राचीन इतिहास का हर टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और अभी हमारा टॉपिक उत्तर वैदिक काल चल रहा है और एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक लेके उसका गहन अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। या तो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री पूछता हो, क्योंकि आजकल की जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है उसमें कोई भी ऊपर से सवाल पूछते नहीं है। इसलिए हर टॉपिक का गहन अध्ययन की बहुत ही ज़रूरत है और एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाते हैं और अच्छा कंटेंट देते हैं ताकि आपको समझ में आए, आपसे हम कनेक्ट कर पाएँ। तो फिर इसी सब बातों के साथ अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि इसके पहले उत्तर वैदिक काल में हम राजनैतिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन को देखें, उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है सामाजिक जीवन। तो उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था, आज हम उस पर बात करेंगे। तो देखते हैं, जैसा कि ऋग वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन जो वर्ण थे, मतलब जातियां थी, वर्ण मतलब जातियां होती हैं, तो वो स्थापित हो चुकी थी। शूद्र, जो शूद्र जाति मतलब नीची कास्ट बोलते हैं, वो अभी स्थापित नहीं था, वो जाति अभी अस्तित्व में नहीं था। लेकिन फिर भी जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जो 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त में है, उसमें शूद्र की उत्पत्ति की बात कही गई है। लेकिन फिर भी उत्तर वैदिक काल आते आते जो तीनों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो थे ही, और पहली बार फिर शूद्रों को भी चौथे वर्ण के रूप में उत्तर वैदिक काल में स्थापित किया गया। चौथे वर्ण मतलब चौथी जाति के रूप में उत्तर वैदिक काल में ही ये चार जातियां पूरी तरह से बनी। लेकिन फिर भी जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था था, उसका इतना कठोर रूप नहीं था कि भाई जो ब्राह्मण है तो पंडिताई ही करेगा, वैश्य है तो उत्पादन ही करेगा, ऐसा कुछ अभी भी उत्तर वैदिक काल में नहीं था, क्योंकि इनका जो व्यवसाय था, उनका पेशा था, वो अभी भी वंशानुगत नहीं था। तो लेकिन फिर भी कठोर स्वरूप ना होते हुए भी जो शूद्रों को चौथे वर्ण के रूप में स्थापित किया गया था, उनके प्रति कुछ अलग चीजें होने लगी। जैसे उनका उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार मतलब आप ये कह सकते हैं जनेऊ संस्कार, आप समझते होंगे। तो उनका जो शूद्रों का उपनयन था बंद कर दिया गया, और इवन हमको लगता है आज के डेट में भी शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता है, तो उनका उपनयन बंद कर दिया गया। जो शिक्षा का अधिकार था सबका, वो सबको शिक्षा मिलती थी उत्तर ऋग वैदिक काल में, उससे भी इन्हें वंचित कर दिया गया। और इवन इन्हें तीन वर्गों का स्वामी, क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो तीन वर्ण थे, तीन जाति व्यवस्था थी, शूद्रों को उनका सेवक बताया गया कि ये इनके सेवक हैं। ठीक, मतलब इनका उपनयन बंद कर दिया गया, शिक्षा के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया और इन्हें सेवक बताया गया। इनका उपनयन बंद कर दिया गया, लेकिन ये जो तीन जातियां थी वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका उपनयन संस्कार होता रहा। तो इन्हें एक तरह से सम्मिलित रूप से द्विज कहते थे, क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता था, तो ये द्विज कहलाते थे, द्विज। ये सब पूछता है कि वर्ण व्यवस्था किस काल में अच्छी तरह से स्थापित हो गई और फिर द्विज किसे कहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाता है, तो आप ध्यान भी दीजिएगा। फिर ये हो गई। फिर अब ये बात आती है कि जो ये चार वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था, जो कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के एक विशेष टॉपिक है, तो उसमें जो ये चारों वर्ण थे उनका क्या क्या काम था। तो
तो जो क्षत्रिय थे उनका काम क्या था, राज्य का संचालन करते थे, राजा बनते थे और प्रजा का ख्याल रखते थे, सुरक्षा करते थे। इस टाइप का काम जो था क्षत्रिय वर्ण का था। राज्य संचालन का काम क्षत्रिय वर्ण का था। फिर जो उत्पादक वर्ग था वो वैश्य थे। वैश्य जो था प्रमुख उत्पादक वर्ग था, मतलब अनाज उगाना, क्योंकि कृषि तो काफी विकसित हो चुकी थी, तो ये वैश्य जो थे प्रमुख उत्पादक वर्ग थे, यही अनाज उगाते थे, ये सब चीजें, ये सब काम इनका ही था। और सबसे बड़ी बात, जब ये उत्पादक वर्ग थे, प्रमुख उत्पादक वर्ग थे, तो जो टैक्स था, कर, उत्तर वैदिक काल में वो यही देते थे और कोई वर्ण टैक्स नहीं देता था। राजा तो भाई राजा ही था, बस ब्राह्मण क्या था, वो धार्मिक संचालन, धार्मिक कार्यों का संचालन करता था। तो जो वैश्य था, यहाँ लिखते थे, केवल वैश्य ही कर देता था, केवल वैश्य वर्ग ही कर देता था, और सब कर से सबको छुट्टी थी। ये इम्पोर्टेंट है। फिर और जो ब्राह्मण था वो धार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी था। तो जैसा कि ब्राह्मण जो था वो अनुत्पादक वर्ग था। अनुत्पादक मतलब राज्य का संचालन कर रहा है ये क्षत्रिय वर्ग, वैसे उत्पादक वर्ग का कार्य कर रहा है, और जो शूद्र जो चौथे वर्ग के रूप में स्थापित हुआ है वो इन वर्णों का सेवा कर रहा है, वो इन लोगों से रिलेटेड हर काम कर रहा है। तो बचा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो था धार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी था। तो ये उत्तर वैदिक काल में तमाम जटिल प्रकार के यज्ञ कर्मकांडों का शुरुआत करने लगा कि ये सब चीजें, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड काफी बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ गए थे। तो ये इसलिए कि ये अपना जो बौद्धिक श्रेष्ठता है ये स्थापित करके रखना चाहता था ये वर्ग। तो इसलिए उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। तो ये हो, और फिर सबसे बड़ी बात, सामाजिक जीवन की जो छोटी इकाई है परिवार है। परिवार पितृ सत्तात्मक ऋग्वैदिक काल में भी था और फिर उत्तर वैदिक काल में भी था, तो वो तो था ही। और सामाजिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो वर्ण व्यवस्था थी वही है, और यहीं से क्वेश्चन भी उठाते हैं। फिर सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा क्या थी। तो अब उस पे चर्चा करते हैं। तो अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा। ये उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जहाँ तक स्त्रियों की दशा थी काफी अच्छी थी। उन्हें विभिन्न प्रकार के अधिकार मिले थे, शिक्षा का अधिकार, उपनयन का अधिकार, इवन अपने मर्जी से विवाह का अधिकार, अविवाहित रहने का अधिकार, ये सब मिले थे। बल्कि और सभा और समिति में जो 2 संस्थाएं थी उनमें भी भाग लेने का अधिकार इन्हें मिला था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो स्त्रियों की दशा में क्या होता है? गिरावट होता है। सीधी सीधी बात, गिरावट। तो गिरावट तो होती है, लेकिन इतनी भी गिरावट नहीं होती जितनी सूत्र काल में स्त्रियों की दशा बदतर बन जाती है। सूत्र काल मतलब जो 6ठी शताब्दी है, 600 BC से लेके 6ठी शताब्दी से लेके 3री शताब्दी तक, ठीक, उसे सूत्र काल कहते हैं। उसमें स्त्रियों की दशा बद से बदतर हो जाती है। लेकिन फिर भी अभी इसकी बात करते हैं, स्त्रियों की दशा में गिरावट। जैसा कि आपने मैत्रायणी संहिता है उसके बारे में सुना होगा। मैत्रायणी संहिता, मैत्रायणी संहिता है, उसमें स्त्री को 3 बुराइयों में शामिल किया गया। जो स्त्री थी उन्हें 3 बुराइयों में सम्मिलित किया गया।
3 बुराइयों में सम्मिलित किया गया। कौन कौन से? सम्मिलित। सुरा, सुरा मतलब समझ रहे? सुरा मतलब शराब, शराब। पासा, पासा समझ रहे हैं? पासा का मतलब जुआ। और एक तीसरी बुराई स्त्री। अब समझ लीजिए कि उस समय के लोगों की मेंटल कंडीशन क्या थी कि इसका वर्णन मित्रायण संहिता में किया गया है कि स्त्री 3 बुराइयों में सम्मिलित है। शराब है एक बुराई, अब तो बुराई है ही, जुआ वो भी बुराई, लेकिन स्त्री भी बुराई थी। ठीक। और यही नहीं, जो हम ब्राह्मण ग्रंथ पिछले वीडियो में बनाए हैं जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा किए थे, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण में तो यहाँ तक कहा गया, वर्णित है कि जो पुत्री है वो समस्त दुखों का कारण है। ऐसा वर्णित है कि जो पुत्री है, पुत्री को समस्त दुखों का कारण माना गया। समस्त दुखों का, ये पुत्री ही सारे दुखों का कारण है। ठीक। फिर उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा थी, तो उसमें पहला ये हुआ कि इनका जो उपनयन संस्कार ऋग्वैदिक काल में होता था वो भी बंद कर दिया गया। और फिर जो 2 संस्थाएं थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी, सभा और समिति, उसमें जाने से भी रोक। ठीक। मतलब उपनयन संस्कार बंद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से दीजिएगा। मेंस तक में ये सब क्वेश्चन उठाते हैं और बहुत डीप स्टडी की इसकी जरूरत है। तो उपनयन संस्कार बंद। ठीक। और सभा और समिति में जाने से मना। भाग लेना बंद। ठीक। और संपत्ति का अधिकार तो ऋग्वैदिक काल में भी नहीं था, तो उत्तर वैदिक काल में कहाँ से मिल गया जाएगा जब इतनी गिरावट है। तो संपत्ति का अधिकार तो पहले से ही नहीं था। ठीक। पहले से ही नहीं था। अभी हमारे कानून में ये लागू कर दिया गया है कि पुत्री को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग लेते नहीं हैं, लेती ही नहीं है और लोग देते ही नहीं है। तो फिर बाल विवाह शुरू हो गया उत्तर वैदिक काल आते आते। नियोग प्रथा जो थी ऋग्वैदिक काल में वो तो थी ही। नियोग प्रथा समझ रहे ना, से बताए थे कि किसी स्त्री के पति का मृत्यु हो जाता था, जो विधवा हो जाती थी, तो उसे संतान प्राप्ति के लिए, जिसका संतान नहीं रहता था, तो उसका विवाह उसके देवर से करा दिया जाता था संतान प्राप्ति के लिए। और संतान जो उससे उत्पन्न होता था उसे क्षेत्रज कहा जाता था। तो बाल विवाह की शुरुआत हो गई। ठीक। बाल विवाह शुरू। और क्या बोलते हैं, नियोग प्रथा तो थी ही, नियोग प्रथा थी। फिर बाल विवाह ने, और लेकिन जो सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां थी वो मध्यकाल में शुरू हुई। तो अभी ये सब थी बाल विवाह, नियोग प्रथा, संपत्ति का अधिकार नहीं था, उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, सभा समिति में जाने से मना कर दिया गया। तो ये सारी चीजें थी। और फिर एक उस समय भी जो, जैसे ऋग्वैदिक काल में एक विदुषी महिलाएं थी, जैसे क्या बोलते हैं, विश्वपाला, अपाला, मैत्रेयी, ये सब ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं थी।
और उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी, मैत्रेयी, ये सब विदुषी महिलाएं गार्गी, नाम सुने होंगे आप, गार्गी, मैत्रेयी, ये सब उत्तर वैदिक कालीन मुख्य विदुषी महिलाएं हैं। और ऋग्वैदिक कालीन कौन थे? अपाला, विश्वपाला, घोषा, सिक्ता, ये सब ऋग्वैदिक कालीन थे। तो एक हमारा जो उपनिषद है बृहदारण्य उपनिषद, ठीक, बृहदारण्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद में एक गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद का वर्णन है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद किस उपनिषद में है? तो कौन है? बृहदारण्य उपनिषद में। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, तो इसमें क्या है? तो गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद में याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं, कोई बैठक रहती है, हो सकता है सभा समिति में जो शुरुआत में बैठते थे तो उसमें कुछ बैठक थी, तो उसमें याज्ञवल्क्य कहते हैं गार्गी से, ज़्यादा बहस ना करो नहीं तो गदा से मार के तुम्हारा सर फोड़ दिया जाएगा, ठीक। तो इससे भी जो स्त्रियों की दशा थी, जब ये इतनी विदुषी महिलाएं इनके साथ ये व्यवहार है, तो फिर इससे ही स्त्रियों की दशा का पता चलता है, इसलिए इसका ही वर्णन है। तो इस तरह से आपने देखा उत्तर वैदिक समाज में स्त्रियों की दशा, जो कि बहुत ही गिरावट थी स्त्रियों की दशा में। विभिन्न प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उन्हें बुराइयों में सम्मिलित किया गया, समस्त दुखों का कारण बताया गया, ठीक है। विभिन्न प्रकार के नियोग प्रथा, बाल विवाह, इन सब की शुरुआत, और मध्यकाल आते आते सती प्रथा और उसके बाद पर्दा प्रथा जैसे विभिन्न प्रकार की कुरीतियों ने जन्म लिया, ठीक। तो ये हो गया आपका उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से समझें, पढ़ें, और इस वीडियो में से कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें बताएं और पूछें। और अब इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल में ही जो आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति हुई थी, जो 4 आश्रम वर्णित है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक एक दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उसे ज़ाया ना करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। सफलता एक दिन में नहीं, एक दिन तो ज़रूर मिलती है। तो फिर इसी बात के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।